नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। क्लास नाइन्थ के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ हमारी बात हो रही है। और कक्षा नाइन्थ के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों, हम लोग आप सभी के समक्ष रख रहे हैं क्या हमारा ये प्यारा सा उदय बैच। और इस उदय बैच के अंतर्गत अब तक हम लोग आप सभी के साथ अलग अलग जो हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड आप देखते हैं कि टॉपिक्स रहे थे उसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने इतिहास को पढ़ा था, हमने ज्योग्राफी को देखा, हमने अर्थशास्त्र को देखा और उसी के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान को भी देखा। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि दोस्तों एक चैप्टर है, और जिस चैप्टर का नाम आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है हमारे सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत, जिस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, तो निर्धनता एक चुनौती ये हमारा एक अध्याय होगा जिसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे और निर्धनता क्या होती है, निर्धनता का क्या मतलब होता है, निर्धनता भारत के अंतर्गत कब से है, इसके सभी बिंदुओं को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग हमारा ये अध्याय है। आप देखते हैं कि आपके पेपर के अंतर्गत यहाँ से बहुत बार सवालों को पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों अपन लोग अपनी आज की इस क्लास में किन किन चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले दोस्तों जिस बिंदु को समझेंगे वो ये है कि निर्धनता का अर्थ क्या होता है, कि निर्धनता का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। उसी के साथ साथ एक शब्द यहां पर रखा जा रहा है जिसे कहा जा रहा है सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का अर्थ क्या है ये देखने को मिलेगा हमें। उसी के साथ असुरक्षा, ये असुरक्षा क्या है और ये कैसे किसी व्यक्ति को गरीब बना देती है ना, कैसे किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि दरिद्र बना देती है, उसको देखेंगे। दरिद्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, गरीब ही होता है। हमारे देश में किसी व्यक्ति को गरीब कहलाने की एक देखते हैं कि एक तरीका है जिसे गरीबी रेखा कहा जाता है। अगर आप इस रेखा के नीचे आते हैं तो इसका मतलब है कि आप गरीब हैं। अब ये गरीबी रेखा क्या है, ये किस तरीके से कार्य करती है और कितने लेवल तक आप गरीबी रेखा से ऊपर माने जाते हैं, गरीबी रेखा को किस तरीके से मापा जाता है दोस्तों, इन बिंदुओं को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखने वाले हैं। तो काफी ही महत्वपूर्ण ये हमारे सारे के सारे आप देखते हैं कि बिंदु होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो शब्द है जिसको हम लोग गरीब कह रहे हैं, आप सभी ने सुना है, आप लोगों ने देखा है और अपने आसपास बहुत से गरीबों को आपने अवश्य ही देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जी हाँ। अगर हम साधारण शब्दों में देखें कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग किसे गरीब कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे कि सर ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, सर ऐसा व्यक्ति जो अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर पाता, सर जो कपड़े का इंतजाम नहीं कर पाता, सर जो अपना इलाज नहीं करा पाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साधारण सरल शब्दों में गरीब कहते हैं कि नहीं कहते? जी हाँ। जी, अगर हम देखते हैं कि दोस्तों जो व्यक्ति जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता की ऐसी चीजें जिसके बिना जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन की इन मूलभूत आवश्यकताओं को जुगाड़ नहीं कर पाता, इनका इंतजाम नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग गरीब कहते हैं। जिसके पास ना तो रोटी है, ना तो कपड़ा है, ना तो मकान है, ना तो वो अपना इलाज करा पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को साधारणतः हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हम लोग निर्धन या फिर आप लोग क्या देखते हैं कि गरीब कहते हैं, है ना। और निर्धनता को क्या कहा जाता है दोस्तों, निर्धनता मतलब होता है गरीबी। अगर मैं गरीब हूं और जिस सिचुएशन में मैं हूं, जिस स्थिति में मैं हूं, उसे निर्धनता कहा जाता है। ठीक है, एक गरीब व्यक्ति निर्धन कहलाता है और जिस सिचुएशन में वो फंसा होता है उसे निर्धनता या फिर गरीबी कहते हैं कि ये तो गरीबी में फंसा हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो भोजन की सुविधा है, ना तो घर है, ना तो कपड़े हैं, ना तो वो अपना इलाज करा पा रहा है, ना तो साफ सफाई की सुविधा उसे मिल पा रही है, जीवन के लिए ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये तो हर व्यक्ति के पास आप देखते हैं कि होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनका इंतजाम नहीं कर पा रहा है तो उसे गरीब कहा जाता है। हमारा ये जो निर्धन या फिर गरीबी है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये कई कारणों से हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति आखिर गरीब क्यों है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि भाई भूमिहीन, आप देखते हैं कि उसके पास जमीन है ही नहीं। हमारे देश में, हमारे समाज में अधिकतर लोगों के पास जो जमीनें आई हैं वो ये है कि उनके दादाजी के पास थी, फिर उनके पिताजी के पास आई, फिर उनके पास आई। इस तरीके से ही हम देखते हैं कि अधिकतर लोग जमीन को प्राप्त करते हैं और कुछ लोग खरीदते भी हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जमीन
को आप देखते हैं कि ओन नहीं करता या फिर जमीन का मालिक नहीं है। तो अगर आप भूमिहीन है, अगर आप जमीन के मालिक नहीं है, तो आप गरीब हो सकते हैं। उसी के साथ अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास काम नहीं है, अब काम नहीं होगा तो आप अपने लिए खाना नहीं जोड़ पाएंगे, अपने कपड़े नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो आप गरीब रहेंगे। अगर आपके परिवार का आकार बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा लोग आपके परिवार में है और परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति पैसा कमाता है, तो इस सिचुएशन में भी आप देखते हैं कि जो परिवार का आकार बड़े हो जाने की वजह से गरीबी आ सकती है, लोग गरीब हो सकते हैं। अगर आप अशिक्षित हैं, अधिकतर देखा गया है जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको ज्यादा काम के अवसर नहीं मिलते हैं, नौकरी वोकरी नहीं मिलती है, और इस अशिक्षा की वजह से ही वो गरीब रह जाते हैं। और खराब स्वास्थ्य, बीमार होने की वजह से भी, कि आप बीमार रहते हैं और बीमार होने की वजह से आप काम नहीं कर पाते और इसी वजह से आप गरीब हैं। और बाल श्रम की छोटी छोटी आयु में ही हम देखते हैं कि लोगों को कामों पर डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि उनके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है। तो जब छोटी आयु से ही लोगों को काम पर डाला जाता है, तो उस सिचुएशन में भी वो बड़े होने के बाद उतना अच्छा पैसा प्राप्त नहीं कर पाते जितने दूसरे लोग कर पाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि लोग गरीबी की दलदल में फंसते हैं। कि बेरोजगार है आदमी तो गरीब है, परिवार का आकार बड़ा है तो ज्यादा लोग हैं, एक कमाने वाले हैं, उस समय में भी वो परिवार और उस परिवार के सदस्य गरीब रहेंगे। आपके पास अशिक्षा है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप गरीब होंगे। और अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो काम कैसे करेंगे, काम कैसे नहीं कर पाएंगे, तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप गरीब रहेंगे। तो गरीब कह लीजिए दोस्तों, या फिर गरीबी कह लीजिए, या फिर निर्धनता कह लीजिए, ये एक ही शब्द है, तो कृपया कंफ्यूज मत होइएगा। गरीबी का मतलब है निर्धनता, और निर्धन का मतलब क्या है दोस्तों? निर्धन का मतलब है गरीब, है ना। ऐसा व्यक्ति जो जीवन को गुजारने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे हम लोग गरीब कह रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, हमारे सोशल साइंस के अंतर्गत, अगर हम देखते हैं कि जो गरीब है दोस्तों, उसको हम लोग कई अलग अलग चीजों से मापते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, आय का स्रोत का मतलब कि जो पैसा प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति जो पैसा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप देखें, आपके मम्मी या फिर पापा या फिर आपके घर में कोई बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन होगी, वो अवश्य ही कहीं ना कहीं कोई काम करते होंगे और उस काम को करने के बाद उनको पैसा मिलता होगा, या फिर उनका अपना बिजनेस होगा, बिजनेस करते होंगे तो पैसा प्राप्त होता होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा अर्जित नहीं कर पा रहा है, पैसा कमा नहीं पा रहा है, सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? ऐसा व्यक्ति जो पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, पैसा अर्जित नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उपयोग कर पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं उपभोग के हिसाब से, भैया जब पैसा नहीं है तो वो किसी चीज का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। तो उन आधारों पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? लोगों को देखते हैं कि उनको गरीब माना जाता है ना। और अधिकतर अगर हम लोग देखें कि हमारे समाज में कौन ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं? जो अशिक्षित हैं दोस्तों। क्या है कि जो अशिक्षित हैं, अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाया है तो उसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो अपने जीवन को कम बेहतर कर सकता है ना। वो नौकरी के अवसर ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने जीवन को नहीं बेहतर कर सकता, उसे छोटे मोटे काम ही करने होंगे और उस छोटे मोटे काम में ही उसकी जिंदगी निकल जाती है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं कि अगर आप कुपोषण के खिलाफ, आप कुपोषण यानी कि आपका शरीर को स्वस्थ चीजें नहीं मिल पाई हैं, तो उस समय में भी आप देखते हैं कि दोस्तों आपका जीवन खराब रहेगा। और जो व्यक्ति गरीब होता है ना दोस्तों, उसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम होती है। क्योंकि उसको एक अच्छा आहार नहीं मिल पाता है, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, तो वो ज्यादा बीमार होता है। ज्यादा बीमार होता है तो आप देखते हैं कि वो ज्यादा लंबे समय तक परेशानी में फंसा रहता है ना। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ऐसे लोगों के आसपास जो हमारे दरिद्रता या फिर गरीबी में फंसे होते हैं, निर्धनता में फंसे होते हैं, इनके पास स्वच्छ पानी का भी अभाव होता है। कैसी भी जिंदगी ये लोग गुजार लेते हैं सड़कों के ऊपर, है ना। आप देखते हैं कि इन लोगों का जीवन गुजर रहा होता है जहां पर पानी की भी सुविधा नहीं होती है, साफ सफाई की भी सुविधा नहीं होती है, शिक्षा का भी कोई मौका नहीं होता, और बीमार तो ये लोग होते ही रहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये जो गरीब लोग हमें आते हुए दिख रहे हैं, ये कैसे आ जाते हैं, है ना। हमारे जो गरीब लोग हैं, आखिर ये किस तरीके से कोई व्यक्ति गरीबी में फंस जाता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सरलतम तरीके से इस कहानी को समझेंगे। हम देखते हैं कि गरीबी के कारण प्रभावित जो जनसंख्या है, उसी को सामाजिक अपवर्जन से जूझना पड़ता है। अब ये सामाजिक अपवर्जन क्या है, ध्यान से समझिए। सामाजिक अपवर्जन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो गरीब है,
है ना दोस्तों, जो व्यक्ति गरीब है वो सामाजिक अपवर्जन का सामना करता है। सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या है कि दोस्तों एक ऐसा गरीब व्यक्ति जिसको जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना तो इसके पास घर है, ना तो इसके पास आप देखते हैं कि ये अपने खाने का इंतजाम कर पाता है, ना तो आप देखते हैं कि ना तो इसके पास कपड़े को प्राप्त करने का कोई अवसर है। ऐसा व्यक्ति जो रोटी कपड़े मकान का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो आप देखते हैं कि दोस्तों ऐसे लोगों को समाज में बहुत ही पिछड़ा माना जाता रहा है ना, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता रहा है और समाज की मुख्य धारा में आप देखते हैं कि ये लोग काफी पीछे रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास घर है, जिनके पास कपड़े प्राप्त करने का पैसा है, जिनके पास खाना खाने के पैसे हैं, तो वो लोग अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, अपने परिवार के लोगों को बेहतर बनाते हैं। और ऐसे लोग जिनके पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वो सब लोगों से पीछे रह जाते हैं। मुख्य धारा का मतलब कि बाकी सब लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, ये लोग उन लोगों से काफी पीछे रह जाते हैं। और गरीब होने के कारण आप देखते हैं कि इनको कई बार सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं किया जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके परिवार में आपने जरूर देखा होगा कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है ना, अगर आपके चाचा भाई ताऊ में, है ना, आपके ददिहाल में या फिर आपके ननिहाल में बड़ा परिवार होता है सभी का, है ना, मम्मी की तरफ से रिलेटिव्स होते हैं, पापा की तरफ से रिलेटिव्स होते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी फैमिली है जो गरीब है ना, आपके मुकाबले वो थोड़ी गरीब है, तो हम ये देखते हैं कि मुख्य तौर पर उनको कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता है, उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता जो एक अपने जैसे जो आपकी कंडीशन है उन परिवारों को दिया जाता है। लोग अमीरों से संपर्क बनाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं आप देखते हैं कि उनको सामाजिक अपवर्जन या फिर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनको सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत की बात की जाए दोस्तों कि यहां पर जाति के आधार पर हमें सामाजिक अपवर्जन का मतलब हुआ कि सामाजिक भेदभाव हमें देखने को मिल जाता है। कैसे? हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है दोस्तों जहां पर हम देखते हैं कि लंबे समय से हम देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत लंबे समय से कुछ जातियों को हम लोग क्या देखते हैं, ऊंचा मानते आ रहे हैं कि भैया कुछ जाति जो है वो ऊंची जाति हैं, और कुछ जातियों को क्या माना जाता है दोस्तों, हजारों सालों से हम देखते आ रहे हैं कि उनको नीची जाति माना जाता है ना। नीची जाति का मतलब क्या है कि जो लोग साधारण काम करते थे ना, उनको क्या माना गया, हम देखते हैं कि इतिहास के अंदर उनको तुच्छ माना गया है, उनको नीची जाति माना गया। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, सब समान है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों सालों तक ये मानसिकता रही थी। और जो ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे दोस्तों, उन लोगों ने क्या किया, आप देखते हैं कि हमारे जो निम्न जाति के लोग रहे थे इनका शोषण किया है, इनको परेशान किया, इनको लूटा है, इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। आप देखते हैं कि जितने भी हमारे नीची जाति के लोग हैं, चाहे वो हमारे दलित समाज से आने वाले हमारे भाई हों, उनको आप देखते हैं कि उनको मुख्य धारा से अलग रखा गया। मुख्य धारा से अलग रखने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जिनके पास घर है, जिनके पास आप देखते हैं कि जो अपनी रोटी का इंतजाम कर पाते हैं, जो अपना क्या कर पाते हैं दोस्तों, जो अपना इलाज करा पाते हैं, इसी के साथ आप देखते हैं कि जीवन गुजारने के लिए उनके पास अच्छे प्रकार के कपड़े मौजूद हैं, तो ऐसे लोगों ने क्या किया दोस्तों, वो अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाते चले गए और वो काफी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ गए, बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए। ऐसे हमारे लोग जिनका हजारों सालों से शोषण होता रहा, उनको समाज में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला उनके काम की वजह से, तो आप देखते हैं कि ना तो उनके पास अच्छे घर बन पाए, ना तो उनको रोटी के इंतजाम हो पाया, ना तो वो अच्छा इलाज कर पाए, और ना ही उनको कपड़े सरलता से मिल पाए। आप देखते हैं कि दोस्तों वो ना विकास की धारा में काफी पीछे रह गए, है ना, कि दूसरे लोग जिनके पास हर चीजें थी वो तो आगे बढ़ गए बहुत, और ऐसे लोग जो निचली जाति से माने जाते रहे वो विकास की धारा में काफी पीछे रहे। उनके साथ आप देखते हैं कि जाति के आधार पर भी भेदभाव या फिर सामाजिक अपवर्जन हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ यहां पर एक और बिंदु है दोस्तों, इसको भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कहा जा रहा है असुरक्षा। अब ये असुरक्षा क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सुरक्षा का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो सेफ है, जिसको किसी तरीके का कोई डर नहीं है ना। आप अपने घर में सुरक्षित हैं, हम अपने देश में सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे फौजी वहां खड़े हैं बॉर्डर पे, है ना, तो ये होती है सुरक्षा। अब ऐसा व्यक्ति जो सुरक्षित नहीं है उसे असुरक्षित कहा जाएगा, या फिर ऐसी सिचुएशन को असुरक्षा कहा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे समुदाय में, हमारे समाज में जो आप देखते हैं कि जो गरीबी का अधिक खतरा बहुत ज्यादा मंडराता रहा है। अगर हम अपने समाज को देखें, हमारे समाज में हमें अलग अलग समूह दिखते हैं। हमें दिखते हैं कुछ ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं, हमें कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो हमें गांव में रहते हुए दिखते हैं, और
बहुत से ऐसे हमारे समूह के लोग होते हैं जो कहाँ दिखते हैं दोस्तों, जो हमें जंगलों में रहते हुए दिखते हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे समाज में शहरों में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं और हमारे जंगल में रहने वाले ये जो हमारे आदिवासी जनजाति हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? शहरों में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, या फिर हमारे आदिवासी लोग? आप कहेंगे कि सर हमारे आदिवासी लोग, जो हमारे जनजातीय लोग रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये काफी ज्यादा असुरक्षित रहे हैं, इनका हजारों सालों से शोषण होता आया है और अब भी आप देखते हैं कि ये अब भी बड़ी मात्रा में गरीब ही हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे अनुसूचित जाति का मतलब ऐसे लोग जो अपनी जाति विशेषता की वजह से जो छोटे काम करते थे ना, उनका जो शोषण होता रहा है, तो ये लोग भी क्या है दोस्तों, काफी ज्यादा क्या रहे हैं, गरीबी के दलदल में फंसे रहे हैं। तो हमारे आदिवासी भाई हुए, या फिर आप देखते हैं कि वो लोग जो हमारे साधारण कार्य करते थे शुरुआती सालों में, आज़ादी से काफ़ी समय से पहले तक, उनको भी आप देखते हैं कि वो गरीबी के चंगुल में रहें, और आप देखते हैं कि ये इन पर गरीबी का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराता रहता है। ये लोग जो हैं ये गरीबी के आसपास ही रहते हैं, है ना। इनका जीवन थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन अगर इनके पास से काम छिन जाता है तो ये दोबारा से गरीब हमें होते हुए दिखते हैं, है ना। उसी के साथ साथ जब किसी व्यक्ति में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होती है तो उसके गरीब होने का खतरा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आदिवासी है ना, हमारे आदिवासी समुदाय से आता है, वो व्यक्ति सक्षम है काम करने के लिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो बीमार हो जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति, देखिए हमारे आदिवासी जनजाति के लोग तो गरीब हैं ही, आपको पता है, शहर के लोग बहुत अमीर हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, गांव के लोग आपको दिखता है कि थोड़ा और अच्छा जीवन जीते हैं, और आदिवासी लोग बहुत कम अच्छा जीवन जी पाते हैं। सरकारें काम कर रही हैं लेकिन उतना अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है। अब ऐसा व्यक्ति है जो आदिवासी समुदाय से आता है और अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए तो और खतरे वाली बात है ना दोस्तों। आप देखते हैं कि उसके लिए तो और खतरे वाली बात है, क्योंकि अब तो पूरी संभावना है कि वो लंबे समय तक गरीबी के दलदल में ही फंस चुका है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा दोस्तों कि सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या हुआ। सामाजिक अपवर्जन का मतलब है कि हम लोग समाज के अंदर मतभेद होता हुआ देखते हैं, भेदभाव होता हुआ देखते हैं गरीबी के आधार पर। और उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वजह से असुरक्षित हैं। कौन से लोग? जो हमारे निचले समुदाय से आते हैं, निचली जातियों से माने जाते रहे हैं, या फिर जो हमारे आदिवासी भाई रहे, या फिर अल्पसंख्यक लोग, पिछड़े लोग जो रहे, जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, वो इस वजह से असुरक्षित रहते हैं, बहुत घबराते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आप सभी के सामने रखा जा रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की करेंगे कोशिश कि हमारे देश के अंदर ये कैसे निर्धारित होता है कि आखिर कोई व्यक्ति गरीब है या फिर नहीं है। गरीबी का निर्धारण किस तरीके से होगा, इसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों एक रेखा है। क्या है दोस्तों? आप देखते हैं कि एक रेखा है या फिर एक लाइन है। जो इस लाइन के नीचे आते हैं, जो लोग इस लाइन के नीचे आते हैं, उनको क्या माना जाता है दोस्तों? उनको गरीब माना जाता है। और जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, उनको हम लोग क्या मानते हैं? उनको हम लोग अमीर मानते हैं या फिर अमीर की श्रेणी में रखते हैं। अब ये एक काल्पनिक लाइन है, वास्तविकता में ऐसी लाइन नहीं है, लेकिन सरकार ने एक निश्चित एक सीमा बांधी है कि अगर कोई व्यक्ति इतना कमाएगा या फिर इससे नीचे कमाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग गरीब कहते हैं। तो आप देखते हैं कि गरीबी रेखा, है ना, पॉवर्टी लाइन एक काल्पनिक रेखा है जिसके जरिए पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है या फिर किसको गरीब कहा जा सकता है। और गरीबी रेखा का निर्धारण क्या है दोस्तों? हम देखते हैं आय के आधार पर कि कोई व्यक्ति कितना पैसा कमाता है और उस पैसे का वो कितना क्या करता है दोस्तों, कितना प्रयोग सही तरीके से करता है। दुनिया के अंदर हमारे देश में भी गरीबी रेखा के जरिए गरीबों का पता किया जाता है और दुनिया के अलग अलग देशों में हम देखते हैं कि गरीबी रेखा का ही आधार बनाया जाता है। चाहे अमेरिका की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, दुनिया के हर ये जो देश हैं, ये गरीबों का जब निर्धारण करते हैं तो गरीबी रेखा के आधार पर ही करते हैं। और हर देश में गरीबी रेखा को चेक करने का अलग अलग तरीका हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके आधार पर? हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विश्व बैंक के आधार पर। विश्व बैंक क्या है? आप देखते हैं कि बैंक है जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ना देशों को पैसा उधार देता है कि अगर कोई देश है वो कहे कि हमें अपने वहां पर सड़क बनवानी है, वो अगर कमजोर देश है, उसके पास उतने संसाधन नहीं है, तो जैसे साधारण तौर पर एक आदमी किसी बैंक से जाकर पैसा उधार लेता है घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ऐसे ही जब कोई देश किसी बैंक के पास जाता है, जब कोई देश
अपने वहां पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पैसा मांगता है बड़े बैंक से, दुनिया के सबसे बड़े बैंक से, तो उसे हम लोग वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं। और हम देखते हैं हमारा जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसने गरीबी को निर्धारित किया है। इनका कहना है वर्ल्ड बैंक वालों का कि भैया अगर कोई व्यक्ति, आपको दिखता है दोस्तों कि $1.9 से कम एक दिन में पैसा कमा पाता है। $1.9 के आसपास का मतलब क्या है दोस्तों? हम देखते हैं कि आज के समय में लगभग 85 या फिर आप देखते हैं कि $87 एक की कमाई पड़ रही है। तो लगभग अगर कोई व्यक्ति $2 कमा पा रहा है, 1.9 यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $2 कमा पाता है ना, तो उसको क्या माना जाता है? उसको गरीब कहा जाएगा। अगर कोई इससे कम कमाएगा तो आपको दिखता है कि वो उससे कम कमाता हुआ दिखता है। $1 की कीमत 85 रुपए, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वर्ल्ड बैंक तो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति $1.9 से कम कमा पा रहा है एक दिन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? उसको हम लोग गरीब की रेखा में देखेंगे। और वर्ल्ड बैंक ने ये बताया, साल 2010 के आंकड़े हमारे सामने आपकी पाठ्य पुस्तक में रखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे भारत की लगभग 32 जनसंख्या, यानी कि 100 में से अगर हम लोग देखें दोस्तों, हमारे देश में 32 जो लोग हैं वो क्या है दोस्तों? वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, यानी कि वो बहुत कम पैसा प्राप्त कर पाते हैं एक दिन के अंतर्गत। तो वर्ल्ड बैंक ने गरीबी को निर्धारित करने के और कौन व्यक्ति गरीब होगा, कौन व्यक्ति निर्धन होगा, उसका तरीका बताया कि जो एक दिन में $1.9 को क्या कर पाता है दोस्तों? अर्जित कर पाएगा, उसी को हम लोग गरीब कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो डेटा है, ये फिर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये काफी बेहतरीन तरीके से हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमने क्या किया दोस्तों? हमने यहाँ पर देखा कि हमारे देश के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जो शहरों में रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना, ये क्या है दोस्तों कि उनके लिए मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि उनके लिए ये बताया गया है साल 2011-2012 के आंकड़ों के अनुसार कि अगर 5 लोगों का परिवार है और परिवार की आय अगर लगभग 4080 रुपए पर माह से कम है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे कहलाएंगे। देखिए, भारत के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि अगर कोई परिवार है और उस परिवार में आपको क्या दिखता है दोस्तों? उस परिवार में आपको 5 लोग दिख रहे हैं, ठीक है जी। और इस परिवार के अंतर्गत ये लोग शहर में रहते हैं और शहर में रहते हुए ये एक महीने में 4080 रुपए प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर इससे कम प्राप्त कर पाते हैं, तो इनको गरीब कहा जाता है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि दोस्तों गरीबी को नापने का ना एक और तरीका भी हमारे पास है, और वो क्या है? वो काफी सटीक तरीका हमें देखने को मिलता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है कैलोरी, है ना। कैलोरी के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? गरीबी को मापते हैं। अब ये कैलोरी क्या होती है ये समझिए। हम लोग जब हमें भूख लगती है तो हम खाने को प्राप्त करते हैं, और हमारे शरीर में जिस भी चीज को हम खाते हैं उसको खाने से हमें ऊर्जा मिलती है ना। और यही क्या है दोस्तों? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। अब हमारे शरीर को एनर्जी मिल गई, हम काम करते हैं, उसी के साथ साथ हमारे शरीर में जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उससे हमें कैलोरीज प्राप्त होती हैं। अगर मैंने समोसा खाया तो कुछ कैलोरीज मुझे प्राप्त होंगे जिससे मेरी बॉडी चल पाएगी। मैंने कुछ और चीज़ खाई तो मुझे और चीज़ें मिलेंगी, है ना, मेरी बॉडी को कैलोरीज मिलती हैं। कोई भी चीज़ खाने से हमारी बॉडी को कैलोरीज प्राप्त होती हैं, यानी और उसी कैलोरीज के जरिए फिर हम अपने काम को कर पाते हैं। अब दोस्तों यहां पर ये बताया गया है कि गरीबी को निर्धारित करने के लिए हमने क्या किया है? हमने ना कैलोरी का मापदंड किया है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है भारत में, और वो आप देखते हैं कि एक दिन में क्या कर पाता है दोस्तों? 2400 कैलोरी प्राप्त कर पा रहा है। कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी प्राप्त कर पा रहा है, 2400 कैलोरी या फिर उससे कम प्राप्त करेगा, तो उसे भारत में क्या कहा जाता है? गरीब कहा जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और शहर में रहता हुआ व्यक्ति 2100 कैलोरी को प्राप्त कर पाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गरीब कहा जाता है। ठीक है, तो गरीबी का निर्धारण करने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक के आंकड़े को देखा, जिसमें बताया गया कि $1.9 अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर पाता है एक दिन में तो उसे गरीब कहा। वहीं गरीबी को निर्धारित करने का एक और तरीका है कैलोरी के आधार पर। अगर आप कहाँ रहते हैं दोस्तों? अगर आप लोग रहते हैं गांव के अंदर, और गांव के अंदर रहते हुए अगर आप एक दिन में क्या कर पाते हैं दोस्तों? एक दिन के अंतर्गत अगर आपको 2400 कैलोरी अगर आपकी बॉडी को मिल पा रही है या फिर इससे कम मिल पा रही है, तो इसका मतलब है कि आप गरीब हैं, है ना। और वहीं अगर आप शहर में रह रहे हैं और शहर में रहते हुए आप देखते हैं कि एक दिन के अंतर्गत अगर आप लोग 2100 कैलोरी को प्राप्त कर पा रहे हैं,
है ना, तो आपको गरीब माना जाता है। अच्छा, गांव के अंदर ये कैलोरीज ज्यादा क्यों है? क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, उनको ज्यादा क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप देखते हैं कि ज्यादा बॉडी से रिलेटेड काम करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उनके लिए 2400 कैलोरी रखा गया है। ठीक है, तो इन मापदंडों के जरिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने देश में गरीबी को मापते आ रहे हैं। हम देखते हैं कि गरीबी रेखा के अंतर्गत हमारे देश में लगभग 32% लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं, हमने देखा है ना। और हम देखें कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनका प्रतिशत आप देखते हैं कि धीरे धीरे समय में क्या होता जा रहा है दोस्तों, कम होता जा रहा है। आजादी के समय जितने हमारे गरीब थे साल 1947 में, क्या आज के समय में भी हमें उतने ही गरीब दिखते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे देश में गरीबी का जो स्तर है या फिर हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, आपको दिखता है कि वो कम हो रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है। जब लोगों को काम मिलेगा तो वो गरीब नहीं रहेंगे। साल 2004 से साल 2005 की अगर बात की जाए, हम देखते हैं कि गरीबी रेखा के अंतर्गत जो रहने वाले लोग थे वो 407 मिलियन हमें दिखते हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि साल 2011 से साल 2020 में ये 270 मिलियन के आसपास आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारा जो गरीबी का स्तर है दोस्तों, आपको कैसा दिखता है, बड़े लेवल पर आपको कम 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 होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है कि हमारे देश में गरीबी कम हो रही है? इसके पीछे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कारखानों को लगाया जा रहा है। मैं अगर आपसे कहूं कि आप दुनिया के किसी भी अमीर देश के बारे में मुझे बताइए, है ना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अमीर देशों के नाम बताइए, तो आप कहेंगे कि सर अमेरिका हुआ, आप कहेंगे कि सर ब्रिटेन हुआ, आप कहेंगे कि सर रशिया हुआ, आप कहेंगे सर फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, है ना, आप देखते हैं कि यूएई हुआ। ये दुनिया के पावरफुल देश हैं, अमीर देश हैं, समृद्धशाली देश हैं। इन देशों के अंतर्गत दोस्तों आपको एक समानता तो जरूर दिख जाती है। क्या दिखती है? इन देशों के अंतर्गत हमें जो एक समानता देखने को मिलती है कि इन सभी देशों में ना अपने वहां पर क्या किया है, कारखानों को, लोगों को काम प्रोवाइड करने की सुविधा दी है। जब लोगों को कारखाने दे दिए, है ना, अब लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, है ना, अब जब लोगों को काम मिलना शुरू हुआ तो लोग क्या रहते हैं दोस्तों, उनके पास पैसा आया तो उन्होंने अपनी शिक्षा पे लगाया, अपने घर को खरीदा, अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया, अर्थात गरीबी कम हुई। तो गरीबी कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों को काम दो, और इन देशों ने कारखाने लगा लगाकर अपने देश से गरीबी को खत्म किया। भारत के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से कारखानों को बेहतर किया गया, प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां आती गई, जिससे देश में गरीबी हमें कम होते हुए दिखी। चलिए दोस्तों, तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अपने इन सवालों को किया है। आज के जो बिंदु रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अब आप सभी के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का पहला क्विज है कि साल 2011-12 के अनुसार अगर 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए कितना रूप प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। तो हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है, गांव में रहता है और उसके परिवार में 5 लोग हैं, तो गांव में रहते हुए उनको एक महीने में 4080 रुपये अगर वो प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर इससे नीचे प्राप्त कर पा रहे हैं तो उनको गरीब कहा जाता है ना। और शहरों के लिए ये 5000 हो जाता है दोस्तों। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो रहता है तो उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी प्राप्त करनी होगी ताकि वो गरीबी रेखा में ना आए, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई रहने वाला व्यक्ति है दोस्तों, तो उसको लगभग 2400 कैलोरी को प्राप्त करना होगा। अगर वो उससे नीचे कम प्राप्त कर पा रहा है तो उसको गरीबी रेखा में रखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन निर्धनता का कारण है या फिर इनमें से वो किस वजह से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब बन सकता है। कोई व्यक्ति गरीब कैसे बन पाता है दोस्तों, कि उसके पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो उसके पास अपना घर नहीं होगा, उसके पास काम नहीं है, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, वो गरीब रहेगा। वो अशिक्षित है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी तो उसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो गरीब ही रहेगा। तो उपरोक्त सभी दो है दोस्तों, आप देखते हैं कि कारण है जिसकी वजह से गरीबी हमें देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है गरीबी एक चुनौती या फिर निर्धनता एक चुनौती, कि कैसे गरीबी समाज के लिए, देश के विकास के लिए एक समस्या है, चुनौती है, वो हमने देखा। और उसी के साथ साथ गरीबी का ये जो बिंदु है ये किस तरीके से प्रभावित करता है किसी भी देश को, वो हमने देखा। गरीबी रेखा क्या होती है वो हमने समझा, किसे गरीब कहा जा सकता है वो हमने समझा। आशा करते हैं कि दोस्तों आप सभी को हमारी ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को समापन की ओर लेके जाते हैं। आप लोगों से क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में करेंगे मुलाकात।
और इस चैप्टर को और बेहतरीन तरीके से और समझदारी के साथ और सरल तरीके से हम लोग करेंगे आप सभी के सामने पेश। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।